हाँ, कक्षा 10 रसायन विज्ञान। इससे पहले हमने बताया रासायनिक अपक्रियाएं, पहला चैप्टर पढ़ाया। अब दूसरा चैप्टर है अम्ल, क्षारक और लवण। अब हम बात कर लेते हैं अम्ल की। तो जैसा कि प्राचीन अवधारणाओं के अनुसार हमें पता है, जो हमने सुना है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक, हम ये जानते हैं कि अम्ल वही पदार्थ, वो पदार्थ कहलाते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। जैसे नींबू है, संतरा है, इमली है ना। तो ये खट्टे पदार्थ होते हैं जो ये अम्ल कहलाते हैं, इनमें अम्ल होता है। अब दूसरी बात आती है कि समय बदलने पर, धीरे धीरे समय बदला, जो नई अवधारणा आई, प्राचीन अवधारणा में कुछ कमियां पाई गई। कमियां क्या? जैसे मिर्च। मिर्च का स्वाद कैसा है? तीखा। मिर्च का स्वाद कैसा है? तीखा है। पर मिर्च तीखी होने पर भी अम्ल है। ठीक, अगर मिर्च तीखी है तब भी अम्ल है। तो इसका मतलब है कि हमारी ये जो प्राचीन अवधारणा थी कि अम्ल खट्टे होते हैं, ये तो यहां पे गलत हो गई, क्योंकि अम्ल का स्वाद तीखा भी तो है। तो इस अवधारणा को देखते हुए एक नई अवधारणा आई। जो नई अवधारणा है तो उसमें कहा गया कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं वे अम्ल है। मतलब वे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं वे अम्ल कहलाते हैं। बात कर लेते हैं क्षारक। क्षारक क्या है? क्षारक मतलब जो है क्षारक जो वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद तीखा या कसैला होता है। तीखा या कसैला, वे कहलाते हैं क्षारक। अब प्राचीन काल में लोग इसको पहचानते कैसे थे? तो कहा जाता है कि अरब देश के किनारे, जो अरब देश है वहां समुद्र के किनारे कुछ पौधे लगे थे। उन पौधों की राख का प्रयोग लोग हाथ धोने में करने लगे। उस राख को, अब क्षारक है, क्षार को एक नाम भस्म भी दिया गया। भस्म मतलब राख जो है वो भी एक क्षारक ही है। ठीक, तो क्षारक क्या है? जो पौधों की जली हुई राख थी उसको क्षारक कहते हैं। ठीक, अब जो नई अवधारणा आई, उस नई अवधारणा में यह बताया गया कि जो जल में घुल करके OH- आयन देते हैं, जो जल में घुल करके OH- आयन देते हैं वो कहलाते हैं क्षारक या क्षार। ठीक, क्या कहलाते हैं? क्षार। अब बात करते हैं क्षारक कौन कौन से हैं। तो रीजन क्या है? क्षारक और क्षार में यहां पे डिफरेंस हो गया। यह है क्षारक, यह है क्षार। तो हम कह रहे थे कि सभी क्षारक जो होते हैं, जितने भी क्षारक हैं वो क्षार नहीं होते, परंतु सभी क्षार जो हैं वो क्षारक जरूर होते। ठीक, हम कह रहे हैं कि जो सभी क्षारक हैं वो कोई जरूरी नहीं सभी क्षारक जो हो क्षार हो जाए, मगर जो क्षार होते हैं वो क्षारक जरूर होते हैं। अब जैसे क्षारक का एग्जांपल ले लेते हैं, तो ये जो Na2CO3 है ये एक क्षारक है। ठीक, Na2CO3 जो है एक क्षारक है। अब क्षार की बात करें तो ये क्या है? NaOH, ये एक क्षार है। तो ये थी प्राचीन और आधुनिक अवधारणा। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे कि अम्ल कैसे होते हैं और उनकी पहचान हम कैसे करते हैं, उनको कैसे कर लिखना है। ठीक, तो अम्ल जो होते हैं वे पदार्थ अम्ल होते हैं, वे पदार्थ अम्ल कहलाते हैं। वे पदार्थ अम्ल कहलाते हैं। कौन से अम्ल कहलाते हैं? जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। ठीक, जल में घुलकर H+ आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। जैसे
हमने क्या लिया, HCl लिया। अब HCl को जल में घोलिए, AQ हमने बताया था कल वीडियो में, AQ क्या है, एक्वस, एक्वस मतलब पानी, ये जल में घुलकर क्या देंगे, H प्लस आयन, और Cl माइनस अलग हो, तो क्या दिया इसने, H प्लस आयन। अगर इसने H प्लस दिया तो HCl क्या है, अम्ल है, क्या है, अम्ल है, ये पॉइंट है। अब यहां पे एक बात आती है कि अगर H प्लस आयन देते हैं तो कौन कौन से पदार्थ ऐसे हैं जो अम्ल है, तो उसमें हम एग्जांपल लेते हैं, अम्ल के एग्जांपल जैसे HCl, HNO3, H2SO4, CH3COOH, ठीक, ये कुछ पदार्थ है। ये जो पदार्थ है ये क्या है, अम्ल है, ठीक, ये भी H प्लस देगा, ये भी H प्लस देगा, ये भी H प्लस देगा, ये भी H प्लस देगा। एक और पदार्थ आता है H2CO3, कार्बोनिक अम्ल, ठीक, या मान लेते हैं सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड लिख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी अम्ल है, क्योंकि यह जल में घुल करके कार्बोनिक अम्ल बना लेती है। अब बात कर लेते हैं यहां पे प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, अब कौन से जो है वो प्रबल अम्ल है, तो प्रबल अम्ल की अगर बात करें तो क्या परिभाषा होगी कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर आसानी से, बहुत जल्दी, अधिक मात्रा में, आसानी से और अधिक मात्रा में H प्लस आयन देते हैं, जल में घुल करके बहुत अधिक मात्रा में H प्लस आयन देते हैं, वो कहलाते हैं प्रबल अम्ल। दूसरा होता है दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल। अब दुर्बल अम्ल की परिभाषा क्या होगी कि वे पदार्थ जो आसानी से H प्लस आयन नहीं देते या बहुत कम मात्रा में H प्लस आयन देते हैं, वो कहलाते हैं दुर्बल अम्ल। तो जैसे प्रबल अम्ल का एग्जांपल लिखना हो, HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, मतलब क्या नाम इसके हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ठीक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। बात करें दुर्बल में तो क्या होगा, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड किसमें होता है, सिरके में पाया जाता है, ठीक, एसिटिक एसिड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक, ये क्या है, हाइड्रोजन साइनाइड है, ठीक, ये क्या है, दुर्बल अम्ल। ये रहा अम्ल का। अब इसके बाद बात करते हैं अम्ल के गुणों। तो जो अम्ल होते हैं उनके गुण कैसे होते हैं उसकी बात करते हैं। तो ये जो अम्ल होते हैं उनके गुणों में पहला है कि जो अम्ल होते हैं धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, धातु से क्रिया करके गुण है इसका, अम्ल जो होता है धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। क्या बनाएंगे, लवण और हाइड्रोजन गैस। अब भाई हाइड्रोजन गैस दे रहा है तो उसकी हम पहचान कैसे करेंगे, तो जो ये जलती हो मोमबत्ती, इसकी उपस्थिति में ले जाओ तो पॉप की आवाज करके जलती है, ठीक। अब एग्जांपल देखते हैं, मैंने कहा है तो देख लेते हैं एग्जांपल। तो यहां पे देखते हैं, मान लिया हमने ले लिया जिंक, जिंक धातु है। अब इसमें क्या लेते हैं, हमने लिया HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अगर जिंक पे डाला है तो बनेगा जिंक क्लोराइड, ठीक, साथ में निकलेगी हाइड्रोजन गैस, ठीक। अब यहां से हमें एक और चीज पता चलती है, क्या पता चलती है कि अम्लीय पदार्थों को बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। कौन से बर्तन, मान लो यहाँ पे एल्युमिनियम होता है, भाई एल्युमिनियम धातु है, एल्युमिनियम है, कॉपर है ना, तो एल्युमिनियम है तो यहाँ पे क्या बनेगा, AlCl3। अब एल्युमिनियम पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हम डाल रहे हैं, ठीक, एल्युमिनियम पे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल रहे हैं तो क्या बन रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड, तो जो क्या है, एक लवण है, और साथ में बन रही हाइड्रोजन
गैस। इसीलिए कहा जाता है कि दूध से क्या बनता है? दही। तो दही जैसे खट्टे पदार्थों को एल्युमिनियम के बर्तन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि क्या कर देते हैं, उस जो दही है उसको कर देंगे विषाक्त, जहरीला बना देते हैं। बात समझ में आई? तो ये हो गया हमारा एक गुण कि धातु जो है अम्ल से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस देते हैं। इसके बाद दूसरा गुण है कि अगर अम्ल की क्रिया, जो अम्ल है, इस अम्ल की क्रिया हम करा दें क्षार से, तो बनेगा क्या? लवण और जल। लवण बनेगा, साथ में बनेगा जल। ठीक। तो अम्ल का सूत्र क्या होता है? HCl, और क्षार ले लिया हमने NaOH। अब अम्ल और क्षार दोनों क्रिया करेंगे, बनेगा क्या? लवण NaCl, और प्लस बनेगा क्या? जल। इसी अभिक्रिया को नाम देते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, इसी अभिक्रिया को नाम देते हैं जो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से क्रिया करके लवण और जल बनाती है। बात समझ में आई? अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि अगर हम अम्ल की क्रिया किसी धातु ऑक्साइड से करा दें, अम्ल की क्रिया धातु ऑक्साइड से कराएं, अम्ल जो है उसकी क्रिया कराते हैं धातु ऑक्साइड से, धातु ऑक्साइड, तो बनेगा क्या? जब अम्ल की क्रिया हम धातु ऑक्साइड से कराएंगे तो बनेगा क्या? बनेगा लवण। ठीक, बनेगा लवण और प्लस बनेगा साथ में जल। कैसे? देखते हैं। जिंक ऑक्साइड हमने लिया, ठीक, अब अम्ल भी लेते हैं, मान लो HCl ले लिया, ठीक, अब बने क्या? ZnCl2, लवण बन गया। इसको क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे और साथ में बनेगा क्या? जल। क्या बना? देखो, लवण बना और जल। तो ये हो गए इसके गुण। इसके बाद बात कर लेते हैं क्षार की। ठीक, क्षार की बात कर लेते हैं। क्षार क्या होते हैं? हमने कहा वे पदार्थ क्षार कहलाते हैं जो जल में घुलकर OH- आयन देते हैं। जैसे हमने ले लिया क्या? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको जब हम जल में घोलेंगे तो देगा क्या? सोडियम आयन देगा, हाइड्रोक्साइड आयन देगा। तो इसने क्या दिया? OH दिया। अगर इसने OH दिया है तो क्या है? क्षार है। तो इसका मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षार। अब क्षार में बात कर लेते हैं। क्षार भी कई 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रबल क्षार और दूसरा होता है दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार, ठीक, प्रबल क्षार में आता है NaOH, KOH, ये आ गया प्रबल क्षार में। अब प्रबल क्षार वही क्षार होते हैं जो आसानी से और अधिक मात्रा में OH आयन देते हैं, वो कहलाते हैं प्रबल क्षार। और दुर्बल क्षार, ठीक, दुर्बल क्षार में आता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, जो आसानी से OH आयन नहीं देते हैं, वो कहलाते हैं दुर्बल क्षार। अब इसके बाद बात आ गई कि प्रबल क्षार हो गया, दुर्बल क्षार हो गए। अब इसके बाद आ गई बात इसके गुणों की, ठीक। अब क्षार के गुण क्या है? क्षार के गुण क्या है? जो क्षार का पहला गुण है, क्षार का पहला गुण क्या है कि जो क्षार होते हैं वो धातु से क्रिया करते हैं। जब धातु से क्रिया करा दो, क्षारों की क्रिया धातु से करा दो, क्या बनाएंगे? जब धातु से कराएंगे तो बनाएंगे क्या? लवण।
लवण बनाएंगे। अब देखते हैं, मान लो कोई धातु हमने ले ली, मान लो जिंक धातु ले ली हमने, और साथ में ले लिया हमने NaOH। ठीक, तो बनाएंगे क्या, सोडियम जिंकेट, NaZnO2, सोडियम जिंकेट, और साथ में बनेंगे क्या, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। तो साथ में क्या बनेगी, H2 गैस। ये हो गया। एक और होती है क्रिया जिसे हम कहते हैं, जो अभी पढ़ा था अम्ल में, कि अम्ल और क्षार की क्रिया जब होती है, अम्ल और क्षार की क्रिया, जैसे हमने ले लिया HCl और KOH। ठीक, और बनेगा क्या, KCl और H2। तो ये इसके हो गए रसायन। ठीक, इसके बाद बात कर लेते हैं हम सूचक की। ठीक, अगला पॉइंट है सूचक। सूचक, ठीक, सूचक क्या है, सूचक का मतलब होता है सूचना देना। तो वे पदार्थ जो अम्ल और क्षार के होने की सूचना देते हैं, वे पदार्थ या वे पदार्थ या वे यौगिक जो अम्ल या क्षार के होने की सूचना देते हैं, सूचक कहलाते हैं। इसमें आता क्या है, लिटमस पेपर, लिटमस पेपर। दूसरा आता है मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज। और अगला आता है फिनोल्फथेलिन, फिनोल्फथेलिन, फिनोल्फथेलिन। ठीक, लिटमस पेपर, मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फथेलिन। अब हम बात कर लेते हैं लिटमस पेपर की। तो लिटमस पेपर होता है दो प्रकार का, एक होता है लाल और एक होता है नीला। दो कलर का होता है, लाल और नीला। तो अगर अम्ल है, अम्ल जो होती है वो क्या करती है, नीले को लाल कर देती है, नीले को लाल, नीले को लाल में बदल देती है अम्ल, और लाल को कोई प्रभाव, लाल पे जो होता है इसका कोई प्रभाव नहीं डालती। अब बात कर ले क्षार की। क्षार जो होता है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है, लाल को नीला बना देता है, और नीले पे कोई असर नहीं इसका, नीले पे कोई प्रभाव नहीं। ये है सूचक। अब इस सूचक के बाद आता है पीएच, पीएच मान। ठीक, पीएच मान जो होता है, पीएच मान किसे कहते हैं, पीएच मान। ठीक, तो पीएच जो होता है हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघुगणक को, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। ये अब पीएच की बात करते हैं, पीएच कैसा होता है। तो पीएच स्केल जो होती है 1 से लेकर के 14 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 14, 1 से लेकर के पीएच स्केल 14 तक होती है। इस 14 में ये जो 7 होता है, ये होता है उदासीन का नशा। अगर किसी का पीएच मान 7 है तो वह उदासीन है। अगर इधर 7 से ऊपर है तो क्या होगा, क्षारी। ठीक, और 7 से पहले है तो होगा अम्लीय। ठीक, ये पीएच की कुछ बात है। तो पीएच क्या है, हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघुगणक के मान को पीएच कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कुछ पीएच का हमारे दैनिक जीवन में महत्व भी है। जैसे हमारी बॉडी है, जो हमारा मनुष्य का शरीर होता है, इसका पीएच मान होता है 7.7। ठीक, 7.7 या 7 से लेकर के 8 के बीच में पीएच मान होता है मनुष्य की बॉडी का, मतलब मनुष्य के शरीर का। ठीक, दूसरा है वर्षा का जल, वर्षा का जल।
अगर वो अम्लीय वर्षा होगी तो उसका पीएच मान होगा 5.6। ठीक, अगर इससे कम है तो वर्षा कैसी है? अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा। ठीक, हमारे पेट का मान, जो पेट है, पेट के पीएच का मान होता है 5.5। ठीक, क्योंकि हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक, अगर हमारे मुंह के पीएच का मान घटने लगता है तो हमारे दांतों में क्षय होने लगती है, क्षय। ठीक, ये है कुछ पीएच का हमारी बॉडी पर प्रभाव। दूसरा है कि जो पशु हैं, जैसे जानवर हैं, उनकी जो बॉडी होती है वो भी इसी टाइप से रहती है। हम बात करते हैं जैसे मधुमक्खी है, इन सबके डंक में मेथनोइक अम्ल। ठीक, इसीलिए हमको ये जब डंक मारती हैं तो हमें दर्द होने लगता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं इसके बाद पीएच निकालते कैसे हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले लघुगणक सीखना है। ठीक, पीएच निकालने के लिए लघुगणक के 2-3 नियम में देखने पड़ेंगे। सबसे पहला नियम है, अगर लिखा है log a, यहां पे कुछ इसका बेस होगा, बेस मान लो e है, प्लस log b। ठीक, वैसे लघुगणक में हम रूल बताया log, तो इसका हो जाएगा log a इंटू log b, मतलब जो चीज जोड़ में होती है वो गुणे में। दूसरा नियम है, अगर लिखा है log a माइनस log b, तो उसको लिखेंगे log a बटे b। तीसरा नियम है, अगर लिखा है log a की घात b, तो उसको क्या लिखेंगे? b, ये जो घात होती है आगे आ जाती है, तो हो जाएगा b log a। ये 3 नियम है। एक और नियम आता है कि अगर लिखा है यहां पे बेस 10 और log 10 का मान होता है 1। अगर यहां पे जो लिखा है, यहां पे ये दोनों समान है तो उसका मान होगा 1। दूसरा है, अगर लिखा है log 1 का मान होता है 0। अगर लिखा है log 2, यहां बेस 10 ही है, 0.3010। अगर लिखा है log 2 हो गया, log 3 लिखा है तो उसका होगा 0.4771। तो ये कुछ मान हमको देखने हैं। अब हम बताते हैं कि पीएच मान निकालते कैसे। पीएच का सूत्र है पीएच बराबर माइनस log H प्लस आयन कंसंट्रेशन। ठीक, और यहां पे बेस 10 ये दिया है। अब कहा जाए किसी विलेन में, माना कोई विलेन है, उसमें हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन दी हुई है वो दी है 2 × 10 की घात -3। ठीक, मोल प्रति लीटर कंसंट्रेशन दी हुई है। अब हम देखते हैं कि इसको हम इसके, अब कहा जा रहा है इस विलेन का बताओ पीएच क्या है और ये विलेन अम्लीय है या क्षारीय। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पीएच मान जो है निकालेंगे, लगाएंगे माइनस log, अब H प्लस का मान रख देंगे यहाँ पे, क्या है 2 × 10 की घात -3। अब क्या करेंगे, यहां देखो गुणे में है, हमने कहा अगर गुणे में है तो जोड़ में बदल देते हैं, तो क्या होगा माइनस log 2। अब ये जोड़ में तो हो जाता, पर यहां माइनस इसलिए हो जाएगा माइनस log, यहां पे 10 रहेगा और ये होगा 10 की घात -3। अब log 2 का मान तो हमने यहां देख ही लिया है, क्या है -0.3010। यहां पे देखते हैं
ये माइनस का 3 आगे आएगा तो हो जाएगा प्लस का 3 और log 10 यहां पे भी है और यहां 10, तो इसका मान हो जाएगा 1, तो हो जाएगा माइनस 3.010, यहां पे ऐसे हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा इसका मान 3 गुणे 1। तो अब इसको हल कर लेंगे हम, तो 3 से घटाएंगे 3 माइनस 0.3010, तो आएगा यहाँ पे, घटेगा इससे, तो यहाँ पे आएगा, इसको इधर घटा देते हैं, 3 1 2 3, तो आएगा 3010, तो यहाँ पे आएगा 0, यहाँ आएगा 9, यहाँ भी आएगा 9, यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा, तो आएगा आंसर आएगा 2.699। ठीक, अब ये देखो ऐसा है 2.6, मतलब क्या होगा विलेन? अम्लीय होगा। कैसा होगा? अम्लीय होगा। आंसर कितना है? 2.6, मतलब विलेन क्या होगा? अम्लीय होगा। ठीक, तो यहां तक तुम लोग कल प्रैक्टिस करना, इसके बाद हम कल बताते हैं लवण।